बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग लीनियर टर्म्स और एंगुलर टर्म्स में रिलेशन देखेंगे कि क्या क्या रिलेशन होते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो वहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है, और उनसे रिलेटेड छोटी छोटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो रिलेशन देखते हैं लीनियर टर्म और एंगुलर टर्म में क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन लीनियर टर्म्स एंड एंगुलर टर्म्स। लीनियर टर्म्स एंड एंगुलर टर्म्स। ठीक है बच्चे, कि लीनियर टर्म और एंगुलर टर्म में रिलेशन क्या होता है ये देखेंगे। चलो, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान देना। मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। जी, कोई पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और मैंने लेट कर लिया कि अभी इनिशियली ये जो पार्टिकल है, ये रहा बेटा सेंटर, ये रहा सेंटर, और इनिशियली पार्टिकल ए पोजीशन पर है। कुछ टाइम के बाद में ये पार्टिकल बी पोजीशन पर आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मैंने मान लिया इनिशियली ये टाइम टी पर, एट एनी टाइम ये टी पर जो था वो ए पोजीशन पर था, और किसी टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर, किसी टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर ये पार्टिकल बी पोजीशन पर आया। तो मैंने बोल दिया इसने यहाँ तक से यहाँ तक पहुँचने में डेल्टा थीटा डिस्टेंस कवर की, और इस सर्कुलर मोशन की जो स्पीड अगर आर है, तो मेरा सवाल ये है बच्चे कि ए बी लेंथ, ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये जो लेंथ ए बी है ये क्या होगी। अब भाई ये जो ए बी है बच्चे, वो ए बी तो डिस्टेंस है ना। पार्टिकल इधर से चला, ऐसे चलते 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 यहाँ पहुँच गया, और इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर ली, और ये डिस्टेंस क्या हो गई बच्चे, ए बी के इक्वल हो गई, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज ए बी। ठीक है, सो अपन लोग लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल दैट इज ए बी। ये ए बी आर्क लेंथ जिसे बोल दिया, देखिए आर्क बना दिया। और ये आर्क लेंथ अगर मुझे निकालनी यहां से यहां तक बच्चे, तो क्या करूं। बच्चे बोलेंगे भाई सर एक बात बताओ, आर्क लेंथ तो हम लोग मैथमेटिक्स में 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। तो यानी ये जो डिस्टेंस आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चे, ये तो हो जाएगी एंगल इनटू रेडियस के इक्वल। और है कितना ये एंगल और रेडियस, अगर हम बात करेंगे तो एंगल इसने कितना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डेल्टा थीटा, और रेडियस हो गई आर। तो ये जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी हो गई, आर डेल्टा थीटा। ये तो डिस्टेंस हो गई एंगुलर एक तरीके से। तो ये तो एंगुलर रिलेशन था। अब मैं कहूँ भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा ये रहा लीनियर टर्म है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। अब देखना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैं पूछ रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। बच्चा बोले सर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दैट इज इक्वल टू द ए बी। आर के बी नहीं, केवल ए बी, ए से बी तक की डिस्टेंस, ये ए से बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, और ये वैल्यू होनी कितनी चाहिए। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अगर रेडियस आर है बच्चे तो ये भी रेडियस आर होगी, और ये ट्रायंगल कैसा बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल बच्चे डेल्टा थीटा बाई 2 हो गया। और अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये आर है, ये आर है, ये डेल्टा थीटा है, तो एंगल डेल्टा थीटा बाई 2। तो सामने वाली साइड कितनी होनी चाहिए बच्चे, ये हो जाएगी आर साइन डेल्टा थीटा बाई 2, और जितनी ये साइड होगी उतनी ही वाला की ये वाली भी साइड होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2r साइन डेल्टा थीटा बाई 2। तो ये हो गया 2r साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ये बन गई। चलो ये भी पता लग गया। अब एक बच्चे के दिमाग में आया, सर
मुझे लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में भी रिलेशन देखना है। यानी नेक्स्ट हम रिलेशन अगर देखें तो मुझे देखना है रिलेशन किस में बच्चे, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में। निकाल लेते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं। तो नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन, मैं अलग अलग एक ही मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, आप लोग बेटा अलग अलग लिखोगे इस चीज़ को। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन क्या होगा ये देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया कि कोई एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हो गया कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन तो चेंज होगी, सर्कुलर मोशन होता है तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहती है, तो इसकी स्पीड जो है वो बेटा यूनिफॉर्म यानी चेंज नहीं रहेगी। तो स्पीड चेंज नहीं हुई, ऐसे कर रहा है मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल है, यहाँ पॉइंट ओ हो गया और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इधर है पहले ए पर, फिर किसी इंस्टेंट पर ये पॉइंट बी पर पहुंचा। यहाँ से यहाँ तक बेटा किसी इंस्टेंट टी पर ये था और ये डिस्टेंस इसने कवर की टी प्लस डी टी, और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन बच्चे बी है। फिर से ये स्पीड कितनी हो गई? वी हो गई। भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हो गया बच्चे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि इसकी स्पीड जो है बच्चे क्या होगी? स्पीड जो है वो हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। स्पीड हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी नहीं मैंने बोला, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन तो चेंज हो रही ना, इधर अभी देखो इस तरफ है और यहां पहुंचे तो इस तरफ हो गई, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऑलवेज एक्ट अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। अब इतने में इसने बहुत छोटा सा इंटरवल ट्रेवल किया है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, दैट इज डी थीटा। ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डी थीटा। हम लोग किसके बीच में रिलेशन देख रहे हैं? रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड, रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड स्पीड। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना भी लेते हैं, चलो बनाते हैं। तो अब इनमें अगर रिलेशन देखना, ये वाला एंगल मैंने डी थीटा मान लिया, ये वी हो गई और ये भी वैल्यू क्या हो गई? वी के इक्वल हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो जरा, मैं कहूं बच्चे ये जो ए बी है ये आर्क लेंथ है, यानी कि ए बी जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, और मेरा मन कर रहा है कि मैं इस टाइम पर ये जो छोटा सा टाइम इंटरवल में छोटा सा एंगल इसने ट्रेवल किया, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे जो आर्क लेंथ है यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसे मैं डिस्प्लेसमेंट भी लिख दूं। बच्चे बोलेंगे सर ये क्या कहानी है? भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड को आप डिस्प्लेसमेंट क्यों लिख रहे हो? मैं कह रहा हूं भाई एंगल बहुत छोटा है इसलिए लिख रहा हूं। कैसे समझो, अगर ये मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऐसे कहीं सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इस तरफ अगर देखा जाए, यहां पर मान लो किसी टाइम टी पर है पार्टिकल और कुछ टाइम के बाद में ये छोटा सा इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये रहा, और ये एंगल है बेटा डी थीटा। मैंने तो जूम करके उसे उतना बना दिया तो आपको मुड़ा हुआ लग रहा है, ये जो है ये कर्व ऐसे लग रहा है थोड़ी ना कर्व, ये तो सीधी लाइन लग रही है ऐसे करके। तो ये जो डिस्टेंस है इसे एलिमेंटल डिस्टेंस कहते हैं, और इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब सीधी लाइन, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लगभग एक जैसे। यानी यहां पर मैं बोल सकता हूं, अगर मैं डिस्टेंस को dl लिखूं और डिस्प्लेसमेंट को ds लिखूं तो दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि मैं इन्हें नाम दे रहा हूं एक एलिमेंटल डिस्टेंस इक्वल टू एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट। एलिमेंटल डिस्टेंस और एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे बच्चे? बराबर होंगे, इसलिए मैंने ऐसा नाम दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। क्या होगा अब? क्या दिक्कत आ रही? क्या कहानी बनेगी? अरे यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, बना लेते हैं, समझो खेल।
तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, और मैंने ये वाला एंगल लेट कर लिया, कितना बच्चे, डी थीटा। फिर क्या करा जाए, बनाते हैं, ध्यान दो। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये जो एलिमेंटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है और इस डायरेक्शन में स्पीड v है, तो क्या मैं इस डायरेक्शन में अगर स्पीड होगी तो इसे मैं स्पीड इंटू ए बी को, क्या मैं ए बी को लिख सकता हूँ बच्चे स्पीड इंटू टाइम। भाई डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड हो गई v और टाइम कितना हो गया बच्चे, डी टी लगा। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम इंटरवल है वो कितना हो गया, डी टी। इतनी कहानी क्लियर है। और ये जो डिस्टेंस है यही तो मेरे वाला का आर्क लेंथ है। और आर्क लेंथ को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, बच्चा बोले सर आर्क लेंथ को तो मैं लिखूंगा, आर्क लेंथ जो आएगी, भाई ये आर्क लेंथ है एक तरीके से, वी 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 और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, छोटी सी लेंथ के लिए काम कर रहा हूँ, तो आर्क लेंथ जो आएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, वो होता है एंगल इंटू रेडियस। तो यार रेडियस मैंने लेट से मान ली कितनी आर, और एंगल इसने कितना ट्रेवल किया, डी थीटा, तो ये हो गया आर डी थीटा इक्वल टू वी डी टी। मैं डी टी डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डी थीटा ओवर डी टी इक्वल टू बी बाई आर। और ये जो डी थीटा ओवर डी टी है दैट इज कॉल्ड द ओमेगा, इससे हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे। सो ओमेगा इक्वल टू आ गया अपने पास में बी बाई आर। सो ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू द 1 में आर टाइम्स ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, इसे 1/r टाइम्स लीनियर वेलोसिटी बोल दिया। तो ये रिलेशन हो गया v ओमेगा और r में, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू आर ओमेगा। अब बच्चा बोले सर मुझे तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ी सी और बातें समझनी, मुझे तो इनके एक्सेलरेशन और समझने। अच्छा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं थोड़ा सा आइडिया फिर से दे दूं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है यहाँ पर स्पीड जो है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट, और वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। कैसे, जैसे मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं बच्चे, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, उसके बाद आगे बात बताता हूं। जैसे एक ये सर्कल है और इसमें पार्टिकल कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये रेडियस है आर, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी अगेन v है, तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ बच्चे, डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी, तो बार बार चेंज हो रही। तो अच्छा डायरेक्शन क्या है भाई, वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो इसका मतलब कोई भी एक चीज चेंज हुई, या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, तो मतलब माना जाए कि एक वेलोसिटी चेंज है। भाई वेक्टर चेंज कैसे माना जाता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। तो यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बच्चे, स्पीड है, तो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चे स्पीड तो कांस्टेंट रहती लेकिन वेलोसिटी चेंज होती, क्यों, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसे अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वाला क्या होता है, स्पीड का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन तो चेंज होनी वो तो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी। तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ चेंज। तो यानी वेलोसिटी दोनों में वेरिएबल है, लेकिन इसमें तो स्पीड भी वेरिएबल है, इसमें स्पीड कांस्टेंट है। बस ये डिफरेंस होता है, आगे डिफरेंस लिखेंगे हम लोग। तो अभी तो कहानी समझ लेते हैं कि अभी मैंने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन देखा। अब अपन लोग ऐसे ही एक्सेलरेशंस में रिलेशन देखेंगे। तो पहले तो अपन लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है ये चीज कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है दैट इज एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अपन लोग इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बाद में यूसीएम भी लिखेंगे, यूसीएम लिख दिया करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। चलो मान लो कोई यूसीएम हो रहा है, यूसीएम मतलब बच्चे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है,
पार्टिकल जो है वो लेट से, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो बच्चों के दिमाग में आ जाना चाहिए बेटा क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी, सर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस तरीके से हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लिया इस पार्टिकल ने किसी इंस्टेंट टी पर यहाँ पर है और किसी इंस्टेंट टी प्लस डी टी पर ये इधर पहुँच गया और इसने एंगल कवर कर लिया बेटा थीटा। कितना एंगल कवर किया? थीटा, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा है और ये रेडियस जो है बच्चे वो आर है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। बट बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरिएबल है। भाई क्यों वेरिएबल है? ये वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब इसमें कोई एक एक्सेलेरेशन लगेगा, कौन सा एक्सेलेरेशन होगा, क्या होगा, वो चीज़ अपन लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान देना जरा बच्चे, अगर मैं इसके एक्सेलेरेशन की बात करूँ तो भाई यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन है बेटा वो क्या काम कर रहा है? यहाँ का जो एक्सेलेरेशन है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यानी जो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन वेक्टर है वो dv ओवर dt है, मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में चेंज तो आना ही आना, वही डायरेक्शन भी होगी तो चेंज तो आना आना। और चेंज कितना आएगा वो मैं देख ले रहा हूँ। तो चेंज का मतलब है कि मान लो ये वेलोसिटी वेक्टर इसे मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, इस वेलोसिटी वेक्टर को थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ये एंगल अगर थीटा है तो प्यारे से बच्चे ये बात बोलेंगे कि सर ये वाला एंगल तो 180 माइनस थीटा होगा। मैं कहूँगा क्यों भाई 180 माइनस थीटा क्यों होगा? तो बच्चे बोलेंगे सर तो बहुत आसान बात है, इसलिए 180 माइनस थीटा होगा क्योंकि 10th क्लास में पढ़ा था कि कॉमन पॉइंट से जो टेंजेंट होती है और सेंटर का जो एंगल होता है और कॉमन पॉइंट की जो टेंजेंट जो एंगल बनाती है उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, वो एंगल सप्लीमेंट्री होते। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ये बात तो 10th क्लास में पढ़े थे ना। और अगर ये बच्चे 180 माइनस थीटा है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल तो थीटा होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। अब अपने पास में बेटा दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये रहा भाई, इस वेक्टर को मैंने पीछे, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड ना, वेक्टर को पीछे बढ़ा दिया और इस वेक्टर को आगे बढ़ा दिया, इनकी टेल से टेल मिल गई और टेल से टेल मिल गई तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। अब इन्हीं में चेंज बताना भाई, देखो ये फाइनल वेक्टर हो गया, ये फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और ये इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और मुझे चेंज बताना है तो चेंज बच्चे क्या होगा? चेंज होगा बी फाइनल वेक्टर माइनस बी इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड में चेंज बताना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड में चेंज बताना है, वही एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो मैं एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड को निकालने में इंटरेस्टेड हूं थोड़ा सा, तो चेंज बताना है। अच्छा, दो वेक्टर का चेंज अगर देखा जाता था रिजल्टेंट, तो बच्चे बोलते थे कि सर ये जो रिजल्टेंट होता था तो आर वेक्टर इक्वल टू आता था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वे थीटा इज एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। अगर चेंज निकालते तो यहाँ पर क्या साइन आ जाता था बच्चे? माइनस साइन आ जाता था। तो इसका जो चेंज आएगा, ये जो चेंज आएगा, मैं कहूँ छोटा सा चेंज है बालक, डेल्टा बी या डी बी है चेंज, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो इस चेंज डी बी या डेल्टा बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ बी इनिशियल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी फाइनल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी इनिशियल इंटू वी फाइनल इंटू कॉस थीटा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं भाई, मैग्नीट्यूड तो सभी के सेम है। तो मैं इससे एक काम करता हूँ, डेल्टा वी लिखे ले रहा हूँ, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसे मैंने डेल्टा वी लिख लिया, ये भी डेल्टा वी हो गया। बी इनिशियल वेक्टर का स्क्वायर, अरे यार बच्चे बी इनिशियल का स्क्वायर, बी इनिशियल वेक्टर है कितना बच्चे? बी इनिशियल वेक्टर तो वी है और बी फाइनल भी तो कितना है बच्चे? बी है भाई, दोनों ही तो बी है, इनिशियल भी बी और फाइनल भी बी है। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर
माइनस 2 टाइम्स ऑफ वी इंटू वी, वी स्क्वायर कॉस थीटा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2v स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा। मैंने यहाँ अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, क्या मैं 1 माइनस कॉस थीटा को बच्चे ऐसे लिख सकता हूँ, 2b स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। किसी कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए बेटा, ये कॉस 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है तो वही लगाया, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 2b स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 को उड़ा दिया, 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा, 2 बचा, बी स्क्वायर का रूट वी बचा, साइन स्क्वायर का रूट साइन थीटा बाई 2 आ गया। ये आ गया चेंज, ये आ गया चेंज। अब अगर ये चेंज आ गया तो मैं कह रहा हूं भाई एक्सेलेरेशन क्या होगा। तो बच्चे बोलेंगे सर एक्सेलेरेशन क्या होगा, अरे यार आएगा भाई, एक्सेलेरेशन होगा dv ओवर dt, यानी इसे डिफरेंशिएट कर दो चेंज को, किसके रेस्पेक्ट में बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना बनेगा 2b साइन डी थीटा बाई साइन थीटा बाई 2, यानी इसे डिफरेंशिएट करोगे बच्चे कितना हो जाएगा 2b। भाई वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, उसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं। और ये जो मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ बच्चे, मैंने माना हुआ है कि इसने जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है तो बहुत छोटा सा एंगल ट्रेवल किया, कितना, एक चिन्ना सा एंगल ट्रेवल किया। और अगर एंगल स्मॉल है तो फॉर स्मॉल एंगल मैं पहले से ही लिखना चाह रहा हूँ, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए ये जो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी वो 2b साइन थीटा बाई 2 की जगह बच्चे क्या लिख देंगे हम, थीटा बाई 2, इससे ये कैंसिल कर दिया। यानी ये जो चेंज आया d ऑफ डी टी ऑफ v, इसकी जगह मैं थीटा टाइम्स ऑफ v लिख सकता हूं। यानी एक्सेलरेशन a इक्वल टू v तो ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, डी थीटा ओवर डी टी आ गया। अब बात आ रही कि ये डी थीटा ओवर डी टी एक्चुअल में क्या है, तो बच्चे बोलेंगे सर ये डी थीटा ओवर डी टी तो ओमेगा होता है, तो यानी v इक्वल, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ v इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा इंटू वी, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब दिमाग में आया ये एक्सेलरेशन है क्या। भाई एक बात बताना बच्चे जरा, क्या इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा जिधर वेलोसिटी है, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और टेंजेंशियल तो छोड़ दो बच्चे, ना इधर होगा ना इधर होगा, क्यों, क्योंकि अगर इस तरफ भी एक्सेलरेशन हुआ तो उसका कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा और वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। तो किस तरफ होना चाहिए सर एक्सेलरेशन, भाई एक्सेलरेशन तो केवल सेंटर की तरफ होगा, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस टाइप के एक्सेलरेशन को अपन लोग क्या नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि इसका कोई मैग्नीट्यूड इधर नहीं आएगा। तो यानी एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ है, जो इस वेलोसिटी को लगातार घुमाने की कोशिश कर रहा है, जो इस पार्टिकल को लगातार घुमाने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा एक्सेलरेशन जो हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, वही तो घुमा पाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है और इस एक्सेलरेशन का अपन लोगों ने नाम दे दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या नाम दे दिया बच्चे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर इसे मैं क्या एक और तरीके से लिख सकता हूं, बिल्कुल जो तुम्हारा मन करे बच्चे वो लिखो। भाई मैंने एक रिलेशन अभी पढ़ा था v इक्वल टू आर ओमेगा, क्या मैं इस v की जगह आर ओमेगा लिख दूं, हाँ बालक बिल्कुल लिख दो, v की जगह आर ओमेगा इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ये भी बन गया। सर मैं एक और तरीके लिखना चाह रहा हूं, कैसे, मैंने ओमेगा और बी की फॉर्म में लिख दिया, मैंने ओमेगा और आर की फॉर्म में लिख दिया, मैं बी और आर के फॉर्म में और इसे लिखना चाह रहा हूं, बिल्कुल लिखो भाई, बी और आर के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल होगा इसे अपन लोग वी और आर के फॉर्म में और लिखेंगे, यानी आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो यहां पर ये जो v इंटू ओमेगा है तो ओमेगा की जगह वी बाई आर लिख दिया, तो ये जो एक्सेलरेशन आ गया ये बन गया बच्चे अपना कितना, v स्क्वायर बाई आर, ये भी हो गया। बहुत अच्छी बात है, ये भी एक्सेलरेशन पता लग गया। अब क्या काम किया जाए, तो और भी चीजें निकालनी है, अब तो निकाल लेते हैं, ध्यान देना बच्चे।
सर मेरा मन है कि मैं इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, और मेरे पास में 3 फॉर्मूले आ चुके हैं भाई बच्चे 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। कौन कौन से फॉर्मूले आ चुके हैं बालक? फॉर्मूले आ चुके हैं अपने पास में 3। कौन कौन से? एक तो आ चुका है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू वी ओमेगा, दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन B स्क्वायर बाई R। अब मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। लिख लो, कौन मना कर रहा है? लिख लो भाई। मैं इन दोनों को देख रहा हूं, इन्हें वेक्टर फॉर्म में अगर लिख के, पहले वाले को देखते जरा। मैं इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर बच्चे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ओमेगा क्रॉस बी क्रॉस ओमेगा नहीं बेटा, ये जो एंगुलर टर्म होता है ना, इससे पहले लिखा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। और लिखने का रीजन भी है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो ऐसे ये मोशन हो रहा है और ये ओमेगा से इधर की तरफ घूम रहा है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये रही। ओमेगा क्रॉस बी करो। अच्छा, ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? ये थोड़ी ना, ओमेगा की तो डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, तो ओमेगा ये रहा बाहर और वेलोसिटी वेक्टर इधर। ओमेगा किधर है? बाहर। वेलोसिटी वेक्टर किधर है? ऊपर की तरफ। ओमेगा किधर है बेटा? बाहर। वेलोसिटी वेक्टर किधर है? ऊपर की तरफ। ओमेगा ये वेलोसिटी है, ओमेगा ये वेलोसिटी है, तो ओमेगा ये फिंगर्स की डायरेक्शन में, इससे वेलोसिटी की तरफ कर्ल करो फिंगर्स को। थंब की डायरेक्शन किधर जा रहा है? अंदर, वही तो सेंट्रीपिटल के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएगा। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं सर इसे? भाई इस टर्म को भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? AC इक्वल टू R बेटा रेडियस वेक्टर है, वो इधर है। R भी एक वेक्टर है बेटा, वो रेडियस वेक्टर इस तरफ है, और ओमेगा की डायरेक्शन इधर है। अब मैं अगर R क्रॉस ओमेगा लिखूं, R बेटा इधर, ओमेगा इधर, R इस तरफ और ओमेगा इधर, तो R क्रॉस ओमेगा डायरेक्शन किधर आई? डाउनवर्ड। भाई R इधर, ओमेगा इधर, R क्रॉस ओमेगा डायरेक्शन किधर आई? डाउनवर्ड। उसके साथ में एक ओमेगा और, तो अब ये जो R क्रॉस ओमेगा की डायरेक्शन इधर है, ओमेगा इधर, तो इससे इसे और करेंगे, अंदर की तरफ आ जाएगी। तो मतलब इसे मैं लिख सकता हूं R क्रॉस ओमेगा क्रॉस ओमेगा, इस टाइप से भी लिख सकता हूं। अब ये नया टर्म सर क्या है? अरे भाई ये नया टर्म कुछ नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे वेक्टर में हम लोगों ने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसे कहते हैं। जैसे वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सीखा था, वैसे ये जो टर्म है बच्चे, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसे क्या नाम देंगे अपन लोग? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई। तो ये जो चीज थी वो था अपने पास में कैसा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात की जाएगी तो बच्चे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को AT से डिनोट करेंगे, और वो क्या काम करेगा बच्चे? वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है बच्चे? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, तो dB/dt हो जाएगा। ये कौन सा हो गया बच्चे? ये जो एक्सेलरेशन हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। भाई टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा सर? टोटल एक्सेलरेशन अगर बात की जाएगी तो टोटल एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को चेंज कर रहा है, तो मैं सीधे ये एक्सेलरेशन dB/dt लिख दूंगा वेक्टर फॉर्म में। आई बात समझ में इतनी? लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आ सकता है? क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ सकता है? बच्चा एकदम सिर हिला के कहेगा ना सर, ना बिल्कुल नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो नहीं आ सकता, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पर चेंज हो ही नहीं रहा, और मैग्नीट्यूड अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो गया? 0 हो गया, और अगर ये 0 हो गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। तो सर क्या काम करे? अगर मुझे मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? तो बेटा दोनों तरीके के एक्सेलरेशन होंगे। कौन कौन सा? टेंजेंशियल भी होगा और सेंट्रीपिटल भी होगा। निकाल करके देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, उसमें एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए ये देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेलरेशन इन, नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन इन acceleration in non-uniform circular motion. Acceleration in non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion में acceleration क्या होगा ये देखना है। चलो मान लो ये कोई अपने पास में सर्कल है और इसमें पार्टिकल रोटेट कर रहा है,
ठीक है, घूम रहा है पार्टिकल, बहुत घुमक्कड़ है वो, लेकिन घूम सर्कल में ही रहा, घूम 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 ऐसे, इधर उधर नहीं घूम रहा है बाहर कहीं। इसकी वेलोसिटी अभी लेट से v1 है, किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v2 हो गया, तो बेटा मैग्नीट्यूड इस बार चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं लिखना चाह रहा हूँ, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल एक टर्म लिखूं जिसमें आप लोगों को भी मजा आ जाए और सारे कॉन्सेप्ट एकदम कवर हो जाए। ध्यान देना जरा, उससे रिलेटेड एडवांस में न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं कभी, अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी भी चीज़ें पूछी गई हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, सॉरी अपनी लाइफ में कभी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए। चलो बनाते, मैंने मान लिया बच्चे ये जो है ये वाई एक्सिस है, ध्यान देना जरा, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया बच्चे 0,0 और सर्किल है और इस सर्कल के रेडियस है r। ठीक है, कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करते 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 घूमते 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 किसी टाइम t पर, एट एनी टाइम t ये पहुंच गया एंगल थीटा पर। कहां पर पहुंच गया बच्चे, थीटा एंगल पर। अगर ये थीटा एंगल पर पहुंचा है तो ये r हो गया। इस r वेक्टर के दो कंपोनेंट बने, फर्स्ट इज r cos थीटा एंड सेकेंड इज r sin थीटा। दो बने ना भाई, इस r के दो कंपोनेंट बने, एक बना r cos थीटा और एक बना r sin थीटा। और ये पॉइंट मैंने मान लिया कितना बच्चे, p पॉइंट है, तो इस वेक्टर के इस p पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p बच्चे क्या होना चाहिए, बच्चे बोलेंगे सर एक्स एक्सिस में तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया r cos थीटा और वाई एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट हो गया r sin थीटा। ये लिख दिया, ये कोऑर्डिनेट लिख दिया इसके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काम करें, यानी कि मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखूं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल p, पोजीशन वेक्टर r ऑफ पार्टिकल p, पार्टिकल p का पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई, पार्टिकल p का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर हो गया बच्चे, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट यानी r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, ये बना। यानी r वेक्टर इक्वल टू हो गया, मैंने r तो कॉमन ले लिया, क्या बच गया बच्चे, cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। अच्छा बच्चों से ये पूछो भाई इसका मैग्नीट्यूड बताना क्या होगा, तो बच्चा बोले सर इसका मैग्नीट्यूड तो r के बराबर है, कैसे, r cos थीटा अंडर रूट ऑफ r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, r स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 आ गई, तो मैग्नीट्यूड तो r के बराबर। तो ये मैग्नीट्यूड लिखा है, तो फिर ये क्या लिखा है सर, ये तो डायरेक्शन है, और किसी वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताता है, उसका यूनिट वेक्टर बताता है। अरे सर यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता था यार, इसका निकाल के देख लो मैग्नीट्यूड। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड बच्चे निकालोगे, इतने का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू द 1, तो यूनिट वेक्टर हो गया। यानी मैं कहूँ पोजीशन वेक्टर r का यूनिट वेक्टर क्या है, मैं कहूँ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर r क्या होना चाहिए बच्चे, ये तो बनेगा cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मन है सर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूं, अरे मन है तो बच्चे कर लो, निकाल लेते यार। अच्छा वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, बच्चे कहे सर पोजीशन वेक्टर दे रखा है, इसका रेट जो होता है वही तो वेलोसिटी होती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी अगर निकालनी तो इसका रेट मैं निकाल लूंगा, यानी मैं लिख दूंगा dr ओवर
डी टी दैट इज इक्वल टू द, भाई आर तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। किसका बच्चे? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप का। कर लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, कर लेते हैं। तो इसका अगर अपन लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा, आर तो कांस्टेंट हो गया, यानी डी ऑफ डी टी ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस डी ऑफ डी टी ऑफ साइन थीटा जे कैप। कर देते हैं डिफरेंशिएशन। सो वेलोसिटी वेक्टर बी इक्वल टू आर, बेटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा होगा, और थीटा कांस्टेंट यहां पर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल आगे मूव करता जाएगा थीटा की तो वैल्यू लगातार चेंज होती जाएगी। तो थीटा तो वेरिएबल है, और थीटा अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का तो डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो थीटा टी के साथ चेंज हो रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा डी थीटा ओवर डी टी आई कैप प्लस साइन थीटा का बच्चे क्या हो जाएगा? साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, और फिर से अगेन थीटा डी थीटा ओवर डी टी जे कैप हो गया। इसे अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे, सो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू आर, ये डी थीटा ओवर डी टी को जाना पहचाना नहीं लग रहा। बच्चे बोलेंगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा हो गई उस पोजीशन पर, तो मैंने ओमेगा इसे भी लिखा, इसे भी लिखा, और बाहर कॉमन ले लिया, तो आर ओमेगा, और ये बना माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस का कॉस थीटा जे कैप। अब मैं बच्चों से पूछूं, भाई बताना जरा किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता था? तो बच्चा बोले सर बी इक्वल टू आर ओमेगा होता था। तो यार आर ओमेगा क्या था? मैग्नीट्यूड था, और अगर आर ओमेगा मैग्नीट्यूड है तो फिर ये क्या है? भाई वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, ये वेक्टर फॉर्म में लिखी, तो ये क्या है? भाई ये तो वेक्टर, ये तो डायरेक्शन बता रहा है, और डायरेक्शन को कौन बताता था? फिर से बच्चे का जवाब आया सर डायरेक्शन को तो यूनिट वेक्टर बताता था, तो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर इधर है। अरे यूनिट वेक्टर का सर मैग्नीट्यूड तो 1 होता, तो भाई इसका भी तो है। देखो जरा, अंडर रूट ऑफ माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का, माइनस का स्क्वायर तो बेटा प्लस होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन क्या आ जाएगा? 1। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो आर ओमेगा, लेकिन ये इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है। तो मैं एक बात और लिख लेता हूं, यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज माइनस का साइन थीटा आई कैप और प्लस का कॉस थीटा जे कैप। सो वेलोसिटी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर बना है वो क्या बन गया बच्चे? वो बन गया माइनस का साइन थीटा आई कैप और प्लस का कॉस थीटा जे कैप, ये बन गया। अब क्या काम किया जाए? फिर से अगेन देखो, अब मैं एक्सेलरेशन सर निकालना चाह रहा हूं। एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हेडिंग डाली थी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करें सर? वेलोसिटी वेक्टर पता है, एक्सेलरेशन निकालने में क्या ही प्रॉब्लम है? नेट एक्सेलरेशन अगर निकाल, अच्छा ये जो एक्सेलरेशन आएगा वेक्टर फॉर्म में दिए वेलोसिटी, सीधे 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 नेट एक्सेलरेशन आएगा अगर इसका रेट निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होना चाहिए? वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो एक्सेलरेशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू द dv वेक्टर ओवर dt, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते यार। समस्या है क्या कोई? नहीं सर समस्या क्यों होगी, कर लेते हैं बच्चे। हाँ एक समस्या है बच्चे मेरे पास में। क्या समस्या? सर ये ओमेगा, यार ये ओमेगा भी वेरिएबल और ये साइन थीटा कॉस थीटा वेरिएबल, और अगर ये वेरिएबल हैं तो इनमें जो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? प्रोडक्ट रूल। तो लगा लेते हैं यार प्रोडक्ट रूल। देखो यानी मैं लिख सकता हूं आर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस का साइन थीटा साथ में आई कैप इंटू ओमेगा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा जे कैप इंटू ओमेगा। अगर इसे अपन लोग डिफरेंशिएट करेंगे सो एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल टू dv वेक्टर ओवर dt दैट इज इक्वल टू द आर। बच्चे जब यहाँ डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या लिखते थे? फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को ऐसे ही लिखेंगे। यही तो प्रोडक्ट रूल था। तो मैं ओमेगा को बालक ऐसे ही लिखूंगा, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन
क्या होगा बच्चे, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन आ गया था तो ये आ गया, लेकिन थीटा भी वेरिएबल है तो अगेन डी थीटा ओवर डी टी आई कैप। फिर प्लस का साइन लगाऊंगा, सर लगा दो बच्चे, तुम्हें मना कौन कर रहा है, प्लस का साइन लगाओगे तो अब ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखो, यानी माइनस साइन थीटा आई कैप, मेरा मन है मैं ऐसे ही लिखूं, लिख लो। ओमेगा का डिफरेंशिएशन यानी डी ओमेगा ओवर डी टी, बहुत अच्छी बात है, प्लस यही कहानी इसके साथ। फिर ओमेगा को ऐसे ही लिखा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा का अगेन डिफरेंशिएशन डी थीटा ओवर डी टी जे कैप, और अगेन मैंने कॉस थीटा जे कैप ऐसे ही लिखा, किसका डिफरेंशिएशन, डी ओमेगा ओवर डी टी। इतनी बातें बन गई। आगे से देख लेते बच्चे, देखो जरा इस टर्म को थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, समझना जरा। सो एक्सेलरेशन वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल टू क्या आ गया, आर ऐसे ही, डी थीटा ओवर डी टी बच्चे ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस का कॉस थीटा यानी कि माइनस का कॉस थीटा आई कैप, प्लस माइनस माइनस डी ओमेगा ओवर डी टी बच्चे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इसे बच्चे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे सर हम लोग अल्फा, क्या लिखते थे, अल्फा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन साइन थीटा आई कैप। फिर क्या लिखा जाए, फिर सर देखो प्लस माइनस माइनस लिखूंगा, मेरा तो मन है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। साइन थीटा डी थीटा ओवर डी टी क्या होगा बच्चे, वो फिर से ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा जे कैप, अगेन डी ओमेगा ओवर डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा कॉस थीटा जे कैप। ये बना टर्म, ये तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, ओमेगा ओमेगा वाले टर्म एक साथ और अल्फा अल्फा वाले टर्म एक साथ लिखूंगा। सो एक्सेलरेशन ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस का आर ओमेगा स्क्वायर, ये वाला और ये वाला आर का दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है ना, क्या बचा अंदर, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और दूसरा क्या होगा भाई, दूसरा ये माइनस अल्फा और ये प्लस का अल्फा, तो यहाँ पर मैंने प्लस का अल्फा कॉमन ले लिया, क्या बचा, माइनस का साइन थीटा आई कैप और प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये फाइनल टर्म बन गया। अब समस्या आ रही, सर इतना बड़ा एक्सप्रेशन है क्या आखिर ये चीज, बेटा देखो ये नेट एक्सेलरेशन है और ये दोनों एक्सेलरेशन है बच्चे। ये जो टर्म दिखाई पड़ रहा है क्या ये किसी चीज का मैग्नीट्यूड था, बच्चे बोलेंगे हाँ सर ये तो मैग्नीट्यूड था, किसका था बालक, ये मैग्नीट्यूड था आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, अभी निकाला था। ये तो भाई आर ओमेगा स्क्वायर है और आर ओमेगा स्क्वायर क्या था बच्चे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये क्या है, ये सर उसकी डायरेक्शन है, ये तो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर ये किसका है सर, ये तो रेडियस वेक्टर का यूनिट वेक्टर था, अभी लिखा था बेटा थोड़ी देर पहले, याद होगा, रेडियस वेक्टर का यूनिट वेक्टर है और उसके आगे माइनस साइन लगा है। तो अगर रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन तो इधर होगी, तो माइनस साइन लगा है, तो इसका मतलब इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ होगी, और सेंटर की तरफ जिसकी डायरेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के आगे, तो इसे पूरे को मैं एसी वेक्टर लिख सकता हूं। सर ये किसकी डायरेक्शन है भाई, ये तो वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन थी, तो यूनिट वेक्टर अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है सर, जो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, और मैग्नीट्यूड कौन वेलोसिटी वेक्टर का बढ़ाएगा भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कौन बढ़ाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर का तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो आर अल्फा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल है, और इससे बाद वाला जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा है बेटा, वो एक्सेलरेशन हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी मैं इस एक्सेलरेशन को, नेट एक्सेलरेशन को दो टर्म में लिखूंगा, फर्स्ट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेकेंड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर।
डायरेक्शन तो पता लग गई ना बच्चे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है बेटा, टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर, एंड टेंजेंशियल वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, अलोंग वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग है, ठीक है। तो एक की डायरेक्शन किधर है बेटा, सेंटर की तरफ, और एक की डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। दोनों मुझे पता लग गया। सर मैग्नीट्यूड क्या क्या हुआ, अरे भाई मैग्नीट्यूड तो पता लग गया ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना बच्चे, आर ओमेगा स्क्वायर है। सर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं, यार वैसे वेक्टर फॉर्म में लिखनी अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, आर क्रॉस ओमेगा, इसे कहते थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सर इसे क्या लिखूं, अल्फा क्रॉस आर या आर क्रॉस अल्फा, यार बच्चे एक काम करो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अल्फा क्रॉस आर लिख लो, क्या लिख लो, अल्फा क्रॉस आर। क्यों लिख लूं सर, अरे यार इसलिए लिख लो क्योंकि अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसकी डायरेक्शन इधर है, आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, अल्फा वेक्टर इधर है, तो अल्फा क्रॉस आर, अल्फा इधर, आर अल्फा क्रॉस आर किस तरफ डायरेक्शन है बेटा, इधर, ये रही टेंजेंशियल वेक्टर। कहानी क्लियर, बिल्कुल क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा सर वेलोसिटी और रेडियस का परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, हाँ बच्चे हैं, देखो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर ये है, रेडियस वेक्टर का यूनिट वेक्टर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखो, तो अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं वो तो जीरो आएगा, तो इसका मतलब एक दूसरे कैसे परपेंडिकुलर। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि वेलोसिटी वेक्टर रेडियस वेक्टर के हमेशा कैसे परपेंडिकुलर। देखो जरा भाई, देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखी है यहां पर, वेलोसिटी वेक्टर मैंने लिखी है आर ओमेगा माइनस का साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और ये जो पोजीशन वेक्टर यानी रेडियस वेक्टर ये लिखी है, इसको मैंने क्या लिखा था, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। मेरा मन है इनका डॉट प्रोडक्ट कर दूं, मेरा मन है बी डॉट आर लिख दूं, तो बी डॉट आर लिखोगे इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर ओमेगा स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर ओमेगा, सॉरी आर स्क्वायर ओमेगा हो गया। डॉट प्रोडक्ट बेटा आई वाले का किया जाता है, तो ये कॉस थीटा है बच्चे, सॉरी ये कॉस थीटा है, क्या ही आ रहा है, ये कॉस थीटा, इसका आई वाले का कॉस डॉट प्रोडक्ट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस जे और जे वाले का किया जाता है यानी प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, इनका मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, जीरो। सो इनका डॉट प्रोडक्ट आ गया बच्चे जीरो, और डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गया तो ये वेलोसिटी वेक्टर आर वेक्टर के कैसी है, परपेंडिकुलर, यानी आर वेक्टर की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा रेडियस वेक्टर के कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। अब मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर है। तो अगर ये बातें अब क्लियर है तब अपन लोग क्या करें, तो यार एक काम कर लेते हैं, अब मैं देख लेता हूं कि सर्कुलर मोशन, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इनमें रिलेशन क्या होता है निकाल लेते हैं। सो इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन and non-uniform circular motion. Difference between uniform circular motion and non-uniform circular motion. तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। समझो जरा कहानी फिर से। मान लो ये कोई सर्कल है, अगर इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मैं एक तरफ लिख दे रहा हूं बेटा यूसीएम और एक नॉन यूसीएम। अगर मैं यूसीएम की बात करूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इधर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, इधर पार्टिकल की वेलोसिटी v है,
इधर v है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। क्या चीज चेंज हो रही बच्चे? डायरेक्शन चेंज हो रही केवल। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बच्चा क्या हो रहा है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बालक, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो ही रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही, साथ में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो यानी पहला डिफरेंस मैं लिख सकता हूं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो क्या होगा? यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और इधर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। यानी इधर मैं लिख सकता हूं फर्स्ट स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और यहां स्पीड बच्चे कैसी होगी? यहां स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड इज वेरिएबल। इस पर देखते हैं, इस पॉइंट पर यहां बेटा क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सर वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे, तो ये कांस्टेंट नहीं है। यानी वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और इधर भी बचा वेलोसिटी वेरिएबल ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं यहां पर। मैं कहूं यहां पर एक्सेलेरेशन कौन सा है? बच्चे बोलेंगे सर यहां पर एक एक्सेलेरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, दैट इज इक्वल टू द v स्क्वायर बाई आर, या आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? सर यहां स्पीड का मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं रहा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो गायब है। और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है तो इधर केवल एक फोर्स लगेगा जो सेंटर की तरफ लगेगा, दैट इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और टेंजेंशियल फोर्स कोई भी एक्ट नहीं करेगा, तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा? जीरो। लेकिन इस तरफ बेटा, इस तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, नॉन जीरो है। किसके इक्वल है बेटा? AT की वैल्यू है dB ओवर dt के इक्वल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, किसके इक्वल है? v स्क्वायर बाई आर के इक्वल। किसी इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी भी है तो फोर्सेस भी दोनों होंगे। कौन कौन से? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, दैट इज m इंटू ए सी, यानी mv स्क्वायर बाई आर। और दूसरा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो टेंजेंशियल फोर्स भी होगा, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए टी। ठीक है, ये भी कहानी क्लियर है। अब सर और क्या हो सकता है डिफरेंस? एक और हो सकता है बच्चे। यहां अगर मैं पावर की बात करूं, पावर, सो पावर इक्वल टू एफ डॉट बी। अब इधर फोर्स तो है ही नहीं यार, कौन सा है? सेंट्रीपिटल है, और सेंट्रीपिटल तो वेलोसिटी के कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल है नहीं। तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पावर होगी पार्टिकल की, वो कितनी होगी? जीरो। बट इधर जो पावर होगी वो आ जाएगी बेटा, कितनी आ जाएगी? एफ डॉट बी। भाई टेंजेंशियल की वजह से आएगा, सेंट्रीपिटल की वजह से तो जीरो होगा, लेकिन टेंजेंशियल तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, उसकी वजह से पावर आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या अंतर होता है वो बातें पता लग गई अपने को। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलो इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का है कि ये कोई पार्टिकल है, उसका मास m है और वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, और उस पाथ की रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, r है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। ठीक है, न्यूमेरिकल लिखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ moving in circular path with centripetal acceleration as
के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है बेटा। क्या दे रखा? के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, वेयर के इज अ कांस्टेंट, और ये एक्सेलेरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड आर इज द रेडियस। ठीक है, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट एंड आर इज रेडियस, आर जो है इसकी रेडियस है। देन फाइंड, अपन लोग को क्या फाइंड आउट करना बच्चा? पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स। फाइंड पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। पावर को क्या लिखेंगे? एफ डॉट वी। क्या लिखेंगे? एफ डॉट वी। कौन सा फोर्स लिखना चाहिए? बच्चे बोलेंगे सर यहां तो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स ही काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तो पावर 0 आती थी। अभी अभी तो बात हुई थी इस पर। तो यानी मुझे टेंजेंशियल फोर्स पता करना होगा, और टेंजेंशियल फोर्स तो होगा बच्चे मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो बच्चे होगा dv ओवर dt। तो बच्चे वेलोसिटी चाहिए होगी, कोई बड़ी बात नहीं। क्या बोला गया यहाँ पर? इन्होंने बोला कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो है के स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पर क्या होगा? बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से, कितनी आ गई बच्चे? के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी वी की वैल्यू आ गई के आर टी, ये तो वी की वैल्यू आ गई। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया डी ऑफ डी टी ऑफ वी, और वी की वैल्यू हो गई के आर टी। मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं तो के आर बचेगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में कितना हो चुका होगा बच्चे? 1। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन को पता लग गया, तो क्या मैं टेंजेंशियल फोर्स निकाल सकता हूं? हाँ बच्चे, मास इंटू टेंजेंशियल एक्शन दैट इज के आर। तो मैंने लिख दिया टेंजेंशियल फोर्स आ गया अपने पास में एम के आर। अब बात आ रही वेलोसिटी की। यार वेलोसिटी तो अपन लोग निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू द के आर टी, तो इसकी जगह मैंने के आर टी पुट कर दिया। सो पावर डिलीवर्ड आ गई अपने पास में कितनी? एम के स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी, ये पावर डिलीवर्ड हो गई। क्लियर हो गई कहानी? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, एक और छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना जरा। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट टी इक्वल टू 0। किसी इंस्टेंट टी इक्वल टू 0 पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v नॉट। एट एनी टाइम इट्स centripetal acceleration at any time its centripetal acceleration equal to tangential acceleration। किसी टाइम t सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के बराबर हो चुका है। तो मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर बच्चे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये पहले दो चीज़ें देखो, छोटे छोटे टुकड़ों में करके इस न्यूमेरिकल को करते हैं तो आगे की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सेकेंड फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं बच्चे, ये तो डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल करेगा ना, तो हम लोग एलिमेंटल लेकर के चला करते हैं, उसी के टर्म में निकालेंगे। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इनिशियली मैं ये मान के चल रहा हूँ डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई है वो 0 है,
और भी चीज़ें निकालनी, पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पहले तो मेरे के पास में ये मान लिया मैंने कि किसी इंस्टेंट टी पर इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो ए सी इक्वल टू ए टी गिवन है। ए सी क्या होता है बच्चे, बी स्क्वायर बाई आर। ए टी क्या होता है बालक, ए टी पता है सर, डी बी ओवर डी टी है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपन लोग यहाँ से निकाल ले जाएंगे। हाँ, ये दे रखा है कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल रिटार्डेशन के बराबर है, ठीक है। तो रिटार्डेशन का मतलब माइनस डी बी ओवर डी टी में लिखूंगा। सो बी स्क्वायर डी वी अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास में बच्चा कितना, डी टी बाई आर। यही तो बना। इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसे अगर इंटीग्रेट करोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, बी की पावर माइनस टू बना, और बी की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, माइनस का वन बाई बी। क्या बना बच्चे, माइनस का वन बाई बी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेंगे, वी नॉट से लेकर किसी स्टैंड बी पर, और ये बन गया माइनस का टी बाई आर, लिमिट जीरो से लेकर के टी तक। कैलकुलेट कर दो, बड़ी कहानी तो है नहीं, छोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। क्या आ जाएगा, अपर लिमिट यानी वन बाई वी माइनस का प्लस का वन बाई वी नॉट इक्वल टू माइनस का टी बाई आर। सो वन बाई वी की वैल्यू आ गई अपने पास में, ये प्लस का हो जाएगा और ये वैल्यू उस तरफ पहुँचेगी, बेटा माइनस हो गया उधर पहुँचेगा प्लस का हो गया, वी नॉट प्लस टी बाई आर। इसे और अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो बन गया वी नॉट आर, और ये बन गया आर प्लस वी नॉट इंटू टी। सो वी की वैल्यू आ गई वी नॉट आर अपॉन में आर प्लस वी नॉट इंटू टी। ये तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गई। अब क्या और निकालना है, अब भाई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोई दिक्कत नहीं यार, ये भी चीज़ आ जाएगी, कैलकुलेट कर ले जाएंगे। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालने के लिए सर क्या काम किया जाए, कोई बड़ी बात नहीं बालक, कुछ काम मत करो, सारे काम मैं कर दूंगा। क्या आएगा, सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ए सी इक्वल टू माइनस ए टी। ए सी को बच्चे बी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे, ए टी को लिख सकते हैं माइनस का बी डी बी ओवर डी एस, ऐसे भी तो लिखा करते थे कभी अपनी जिंदगी में। तो अगर लिख दिया तो आगे देखते हैं। एक बी से एक बी को उड़ा दिया, अब ये बी इसके अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस का डी एस अपॉन आर इक्वल टू डी वी अपॉन वी। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो वन अपॉन आर तो कांस्टेंट, डी एस का इंटीग्रेशन बेटा एस हो गया, लिमिट जीरो से एस लगा दी, और डी वी का इंटीग्रेशन बेटा एल एन वी हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, वी नॉट से लेकर के वी तक। सॉल्व कर लेते तो ये हो गया माइनस का एस वाई आर इक्वल टू एल एन, अपर लिमिट वी लोअर लिमिट वी नॉट, तो एल एन बी अपॉन में वी नॉट। तो यहाँ से बच्चे आ गया एल एन बी अपॉन वी नॉट इक्वल टू माइनस का एस वाई आर। सो वी अपॉन वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू द पावर माइनस एस वाई आर। सो वेलोसिटी आ गई अपने पास में बच्चे कितनी, वी नॉट ई टू द पावर माइनस एस वाई आर। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी आ गई, दोनों कहानियां बन गई। अब एक बच्चा एकदम से बोला, सर मेरा मन है कि मैं एक्सेलरेशन को एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस लिखना चाह रहा हूं। अगला टर्म मैं लिख लेता हूं, थर्ड जो हमें फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिख दो, लिख देंगे बच्चे, कोई बात नहीं, लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, सो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर मैं लिखूं यानी ए सी एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ए सी नहीं सॉरी एक्सेलरेशन टोटल, तो मुझे पता है कि नेट एक्सेलरेशन होता है बच्चे ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब कहीं किसी इंस्टेंट टी पर मुझे तो पता है ना कि दोनों एक्सेलरेशन बराबर थे, तो जितना ए सी उतना ए टी, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ ए टी, ये तो लिखा, और या 2 टाइम्स ऑफ ए सी, और ए सी की वैल्यू बच्चे पता है अपन को
वो होती है वी स्क्वायर बाई आर। और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैं लिख चुका हूँ। एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी तो मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसे लिखना चाहूँगा √2 टाइम्स ऑफ ए सी, तो √2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाई आर, तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ 1/r। और बी स्क्वायर को मैं लिख चुका हूँ बेटा, बी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो आ जाएगी इसका स्क्वायर करेंगे यानी v0 स्क्वायर e⁻⁻²s/r। ये हो गया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो मेरे ख्याल से बच्चे आज अपन लोगों ने बिल्कुल काइनेमेटिक्स जो थी इसकी सर्कुलर मोशन की वो कवर कर ली है। अब अगले टर्म में हम लोग डायनेमिक्स के ऊपर इंटर करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अपन लोग एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों में लिख चुके हैं, तो फोर्स लिखने में अब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अपन लोग इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डायनेमिक में कवर करेंगे और सबसे पहले अपन लोग केवल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद, थैंक यू।